देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम ऑपरेशन रिसर्च कवर करने वाले हैं। ऑपरेशन रिसर्च के बहुत सारे क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं और पुराने वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। इस सत्र में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वही अप्रोच ना करके हमारा अप्रोच कुछ अलग होगा, क्योंकि वही चीज़ें हर साल कैसे पढ़ाएं। उससे अच्छा है कि अपन एक शॉर्ट नोट्स ऐसे दिमाग में रखें, बना के रखें, थ्योरी भी कवर हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छा हम परफॉर्म भी कर पाएँ। एक यूनिट को 15 दिन पढ़ना पड़ा था हम लोग को जब शुरू में पढ़ रहे थे, तो उतना दिन तक क्यों पढ़े हम लोग? जब हमारे पास सारे डाटा होंगे, मटेरियल होंगी, तो हमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हमको क्या करना बेटा? मैथमेटिकली काम करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इस बात को समझिएगा। फिर भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर चुके हैं। जितने भी हमारे वीडियोस हैं पब्लिक में, उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और कल भी हमने चर्चा किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग क्या टेक्निक है। एक टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमारे डेली लाइफ का, जो कि क्या करता है, कोई लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में भी समझाया था कि कोई कंपनी होती है तो चाहती है कोई चीज़ें बनाकर प्रॉफिट कमाए या फिर उस चीज़ को बनाने में क्या लगे, उसको कम कॉस्ट लगे। ये तमाम प्रकार के डिमांड होती हैं और कुछ खास प्रकार के कांस्टेंट्स के अंडर काम होते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं ये समझ आएगा। जो मैंने लीनियर इक्वेशन बना रखा था, ये जो नीचे में होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स। ये तो होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जो ये पहली बार मान लो हमारे ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, उनके लिए पहले से जो पब्लिक वीडियो हैं उनको देख के चीज़ों को समझिएगा। हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट कर रहे हैं ना, वीडियो हमारा शॉर्ट नहीं होगा, जिससे आसानी से समझा जा सके। शॉर्ट नोट्स के लिए मान लो कहीं पे सेमिनार देना है तो सेमिनार देने के लिए भी ये अच्छा होगा, कारगर होगा, फटाफट आप बता पाओगे। इस प्रकार से बातें हैं ना, तो समझिएगा। तो ये बात डेफिनेशंस लिख लिया, समझ लिया अपने स्तर पर। फॉर्मुलेशन कैसा होता है भाई? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम जैसे कि कोई कंपनी, वही मैक्सिमाइज जेड इज अ फंक्शन और उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगी। ये CI मतलब बच्चों ये कॉस्ट होगा, कोफिशिएंट कहेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। XI आपको दिख रहा है, ये वेरिएबल्स हैं। इसी को डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है कि क्या क्या बनाना है तो उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सभी बातें हो चुकी है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई देखकर आलोचनात्मक सोच रखना चालू करे तो वो उसके लिए ये वीडियो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला आप पुराने वीडियोस को देखिए, हम शॉर्टकट कर रहे हैं इसको। ये दो प्रकार की होती हैं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, या तो चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करो या फिर कुछ को मिनिमाइज़ करो। जब जब मैक्सिमाइज़ होगा बच्चों तो ये जो कॉन्स्टेंट्स होती हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, उसमें इनइक्वलिटी में लेस देन और इक्वल टू होता है। इधर होता है कोई खास डाटा और इधर होंगी इक्वेशन। लीनियर इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी क्या होंगी? लेस देन होंगी, राइट? या मिनिमाइज जेड होगा और मिनिमाइज जेड में भी सेम टू सेम लिखा रहेगा, लेकिन इधर क्या रहेगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। बात समझ आ गया? बस इतना याद रखना है, क्योंकि हर क्लास में लगभग 3 महीने तक यही करना है। तो 3 महीने तक यही करना है, तो उसके लिए क्या बार बार चर्चा करना, आपको समझ आ ही जाएगा। बार बार पढ़ते रहोगे तो दिखते रहेगा ये चीज़ें। बच्चों, फंडामेंटल डेफिनेशंस की पॉइंट्स जो भी बोलना है आप इसको कहिएगा। कुछ खास प्रकार के डेफिनेशन बार बार देखने को मिलेगा, डेफिनेशन नहीं बिंदुएं देखने को मिलेंगी। उस परिभाषा को आप अलग अलग याद रख सकते हो और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया रहता है, ये इस प्रकार का जो मेन गोल होता है बच्चों, इसको गोल भी कहते हैं। किसी कंपनी की जो गोल होगी वही क्या है? उसकी ऑब्जेक्टिव है, वो चाहता क्या है। समझ आया? ठीक है, ओके। और हमने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, जो इक्वेशंस हैं, उन सबको कहते हैं बेटा कांस्टेंट्स। समझ आया? फिर डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल किसे कहते हैं? ये जो जितने दिख रहे हैं सबको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, इन सबकी डेफिनेशन बुक में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है। सभी बुक के सामने में ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा, छोटा छोटा टिक मार के। या तो बुक से डेफिनेशन लिख लीजिए या फिर मेरे वीडियोस में जो पुराने वाले हैं उससे डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम बदलते हैं थोड़ा सा,
उसका रंग रूप को, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी वीडियो बना हुआ है, हर चीज़ का पहले से तैयार है, और हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते ही रहते हैं, तो उसका चर्चा क्यों करें अलग से, हम सीधा क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं यहाँ पर क्या, स्लैक वेरिएबल है ना, क्या ये जो है स्लैक वेरिएबल देखने को मिलेगा। स्लैक वेरिएबल क्या है बोलेंगे, सर जब इनइक्वलिटी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमेशा क्वेश्चन को इनइक्वलिटी में ना बनाकर हम इक्वलिटी में बनाते हैं। जब हमारे पास इक्वेशंस इक्वल में हो जाएगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आप लोग को पता है, हम तरीका सबसे अच्छा सुंदर तरीका क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर 2 वेरिएबल है तो बहुत अच्छा है, आप एलिमिनेट कर दो या फिर क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 वेरिएबल के लिए बहुत आसान होती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, राइट। अगर 3 वेरिएबल हैं तो क्या करते हैं आप लोग, 3 वेरिएबल है तो आप लोग वज्र गुणन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शर्त होता है राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में बहुत अच्छा आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आप एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लो इक्वेशंस के तो आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है, अगर आपको पता है ये बातें तो, है ना। क्रेमर रूल का उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्रेमर रूल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब इस मैट्रिक्स का वैल्यू राइट हैंड साइड में जो है उसको छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, तभी आप सॉल्व कर सकते हो उसके, है ना। ठीक, तो बातें आपको समझ आती होंगी क्योंकि आपने 11th 12th बहुत अच्छा पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, और धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो कवर हो जाती हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। सिलेक्ट वेरिएबल, फिर आता है सरप्लस वेरिएबल। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें ग्रेटर देन का निशान लगा होगा तो हम यहाँ पर उस सरप्लस वेरिएबल का प्रयोग करने वाले हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि इधर क्या जोड़े। सिलेक्ट हमेशा पॉजिटिव वे में बात किया जाता है, सरप्लस मतलब हमेशा निगेटिव वे में बात किया जाता है। सरप्लस मतलब समझ रहे हो, कम हो जाना, सिलेक्ट मतलब उसमें ऐड हो जाना, समझ आ रहा है। तो इधर अगर कोई चीज़ें हम ऐड करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल कहलाएगा, मेंटेन करेंगे, माना कुछ कमी रहा होगा जिस कारण से क्या दिख रहा है, लेस देन दिख रहा है, तो उसको इक्वल करने के लिए कुछ ऐसा जो है अज्ञात आभासी चीज़ को जोड़ देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल कहेंगे। बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, कुछ जोड़ना नहीं, मेरे को घटाना पड़ेगा, इधर कुछ नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट डाटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता, मैट्रिक्स के इस डाटा को चेंज नहीं करते बच्चों, इधर ही वेरिएबल जोड़ो या घटाओ, समझ आया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सरप्लस करना पड़ेगा, तो सरप्लस वेरिएबल कहलाएगा। बातें समझ आ गई मेरे ख्याल से, हर क्वेश्चन में वही चीज़ें हो रही होंगी, तो आपको टेंशन नहीं पालनी है। आपके कॉपी में डेफिनेशन ना लिख करके आप बिंदु को बस लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है जी, ओके। फिर सरप्लस वेरिएबल क्या है ये भी दिख जाएगा आप लोग को। फिर आता है बच्चों इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। प्रारंभिक जो हल होती हैं, जिसे हम मान लेते हैं कि काश ये हल होता, तो जो हल आ रहा होता है उसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिजिबल का मतलब होता है जो मान्य हो, इनफिजिबल मतलब जो मान्य ना हो, जो बहुत ही खतरनाक हो, एक्सेप्टेबल ना हो, उसको बोलते हैं इनफिजिबल। फिजिबल मतलब जो चीज़ें आपको दिख रहा हो, बिल्कुल भी आभासी ना हो, वास्तविक हो, है ना, ठीक है, उन बातों को हम फिजिबल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इसमें, जो सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं ना उसका आंसर आता है शुरू में, ठीक है, मेन वेरिएबल का आंसर नहीं आता। मेन वेरिएबल कौन है, डिसीजन वेरिएबल को मेन वेरिएबल बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल कहते हैं उसको। बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं बोलेंगे तो x1 x2 जो भी यूज हुआ रहेगा ना उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसिक वेरिएबल, ठीक है बेटा। नॉन बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं बोलेंगे तो वो जो नया वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, सिलेक्ट या सरप्लस जो भी रहता है उसको क्या कहते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं। डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना, सारे वीडियोस आप धीरे धीरे करके कवर करेंगे, कोई टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं सबको कवर करने में धीरे धीरे, तब तक आप जो है बहुत अच्छा से चीज़ों को पकड़ पाएंगे। बेसिक वेरिएबल दिमाग में रहना चाहिए, वीडियो भी देखेंगे, पुराना वीडियो भी देखेंगे, सब याद रहेंगे आपको। नॉन बेसिक वेरिएबल जो नया इंट्रोड्यूस करेंगे उस सबको नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं। नेट इवैल्यूएशन ये क्या है बोलेंगे, सर उत्तर निकालने के लिए जो गणना करते हैं ना, सभी चीज़ों के उत्तरों को जोड़ के कहीं पे खास कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसको हम ऐसा कहते हैं, है ना, पूर्ण गणना है एक प्रकार का, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो बच्चों हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला और आसान सिंपल तरीका होता है ग्राफिकल, लेकिन ये 2 ही वेरिएबल पर काम आती हैं, 3 वेरिएबल पर नहीं आता, ठीक है, ओके। अब बच्चों सिंप्लेक्स एल्गोरिथम या सिंप्लेक्स मेथड ही
मेन है, पूरा 2-3 यूनिट में चलता रहता है। आगे चलकर भी सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करना होगा हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एक प्रकार का क्या है, मैट्रिक्स सॉल्व करने का नया तरीका है। मैट्रिक्स मतलब इधर से जो बनता है वो मैट्रिक्स ही बनता है एक प्रकार का, है ना। इधर कुछ नहीं करना होता, वो अंत में काम आएगा बेटा, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके लिए एल्गोरिथम को प्रश्न को बार बार पूछता है, बीच बीच में पूछा है कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के टर्म्स को डिफाइन करो। बच्चों यहाँ पर मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को लिखता तो उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, ये क्या क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा लगता। लेकिन क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें स्टेप दिख रहा होगा, जैसे मैंने लिखा स्टेप नंबर फर्स्ट है, तो अब भाई सिंप्लेक्स एल्गोरिथम याद हो जाएंगे ना कि पहला स्टेप में ये करते थे, तो क्यों ना उसको गणितीय प्रक्रिया में समझें उसको, है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और आपको धीरे धीरे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के टर्म्स याद हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में जो टर्म्स इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, उसी को थ्योरम पूछेगा, थ्योरम लिख देना है ना। पहला काम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा काम क्या करना है, इनिशियली सॉल्व करना है, देखना है। ये सभी बातें अपने आप इंक्लूड हो जाती है। तो थ्योरी के लिए आप कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। पहले जितने भी यूनिट है 5 के 5 मिनट में सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, उसका मैथमेटिकली चीज़ों को समझा जाएगा और थ्योरी अपने आप याद हो जाएंगी। भविष्य में अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए थ्योरी पूछे, पहले पूछा करता था क्योंकि पैटर्न अलग थे बच्चों, अब पैटर्न थोड़ा अलग है, तो मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछा जाएगा, ऐसा उम्मीद है और पिछले वर्ष देखने को मिला भी है, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाया हमने। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2015 के आसपास, देख लेंगे, चेक कर लेंगे, दावा नहीं कर रहे हैं कि 2015 में ही आया होगा करके। प्रश्न दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। नहीं बोलेगा तो भी इसी मेथड से ही बनेगा, कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से बाहर नहीं बन सकता, चाहे कोई भी हो। जितने भी प्रकार क्वेश्चन होगा एक ही मेथड है मेन, कौन, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड आएगा, लेकिन बीच में कुछ कुछ चेंज हो जाने से मेथड के नाम को बदल दिया जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन मेन मेथड कौन है, सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है बेटा, डरने का नहीं। एक क्वेश्चन दिया, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को देख के, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू क्या दिखा, 3x1 प्लस में 2x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या दिया है, x1 प्लस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 और x1 माइनस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। एक बात ध्यान में रखेंगे, पुराने वीडियो में हमने कवर किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब जब मैक्सिमाइज जेड होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू ही दिखेगा, ये बात दिमाग में रख लेना। अगर मान लो कहीं पे क्या दिख जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू दिख जाए, है ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, निगेटिव का मल्टीप्लाई करके। बात समझ आया, ठीक है बच्चों, ओके। अगर मिनिमाइज है और ये उल्टा कर दिया है तो आप इसको सही रखेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर देंगे और मैक्सिमाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मान लो ये सही सही है और यहाँ पर क्या दे दिया, मिनिमाइज लिखा है, तो क्या कर देंगे बेटा, निगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हर बार हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो रोने गाने का नहीं, क्योंकि लंबा चलेगा सब्जेक्ट ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला स्टेप क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है ना। वो बुक में नहीं लिखा रहता स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता चलता, तो आपने लिख दिया। ये जो काम है पहला स्टेप, उसका नाम ही है, काम क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन को जहां इनइक्वलिटी दिख रहा है उसको इक्वलिटी बना दो। इक्वलिटी बनाने के लिए कुछ नया चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर देख लो पहले क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सिलेक्ट वेरिएबल। क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट वेरिएबल। 2 इक्वेशन तो 2 सिलेक्ट वेरिएबल, 3 इक्वेशन तो 3 सिलेक्ट वेरिएबल, 4 होगा तो 4 सिलेक्ट वेरिएबल। कोई बड़ी बात है ही नहीं, लिखने का तरीका यही है। ये तो बुक से लिखने का तरीका आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, या फिर सरल से सरल तरीका जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, या फिर अलग अलग बुक में जो कवर किया जाता है उस तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करते हैं बेटा, इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल विच इज S1 एंड S2, और हमेशा ये क्या होते हैं, वेरिएबल पॉजिटिव ही होते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नाउ LPP को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। नया फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम तैयार करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमाइज जेड को लिख दो, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, जो था सबको लिखना ही लिखना है, 3x1 प्लस में 2x2। और बच्चों अभी एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, भाई अब वेरिएबल की संख्या तो 4 हो जाने वाली है। देखो x1 x2 तो था ही था, 2 ही थे पहले, टोटल वेरिएबल 2 थे, लेकिन आपने नया एक चीज बोला, यहाँ 2 और इंट्रोड्यूस करो बोला, क्योंकि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करनी है।
जब इनइक्विटी को इक्विटी में चेंज करनी है तो दो चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग, तो क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे जब जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं उसमें भी उसको शामिल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में लेकिन कभी भी इसका महत्व नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा डिसीजन वेरिएबल से बनते हैं। आंसर किससे आते हैं, उसके x1 x2 जो लिखे हैं उसी से आएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं है तो जीरो है फिर, और हर बार ऐसा कर देना है क्वेश्चन पे, चलेगा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? हम साथ साथ क्वेश्चन का क्या सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हुए क्वेश्चन को बनाना चालू कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में करना ही करना है। फिर क्या करेंगे बेटा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, किससे प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित किससे है प्रश्न, इससे है ना, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। क्या लिखा जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस में s1, पहला कांस्टेंट है, पहला सिलेक्ट वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है जी। चंद्रहास है ना, मैं वही बोलने वाला था, चंद्रहास। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हम तो यही सोचे थे, अब बोले भी थे कुछ जोड़ दो, तो क्या जोड़ा, s1 जोड़ा, s1 जोड़ने से क्या हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। डरने का नहीं, टेंशन नहीं लेना। फिर क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर दूसरा आपके पास है तो x1 माइनस x2 प्लस में s2 इक्वल टू 2 है बेटा, है ना, ओके। तो और यहाँ पर एक बात को और कर देना, x1 x2 s1 s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले प्रश्न पूछा करता था, क्या प्रश्न पूछा करता था, 1.5 नंबर में पहले प्रश्न आता था, प्रश्न दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो करके, समझ आ रहा है? चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख पाओगे, बोलेंगे बिल्कुल लिख पाएंगे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में 6x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, और हमने लिख दिया यहाँ पर -4x1 प्लस में 5x2 प्लस माइनस करते हैं x3 इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिख दिया 3x1 है 2x2 है प्लस में 6x3 है लेस देन इक्वल टू 2, और 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं 3 वेरिएबल है 3 ही कांस्टेंट होगा, 2 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, है ना। फिर भी लिख देते हैं कुछ, और उसको क्या लिख देंगे, 7x1 माइनस प्लस जो भी लिख दो 2x2, कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, है ना। आप डरेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी तरीके से दे दे, आप हर क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो बोलेगा, पहले क्वेश्चन 1.5 नंबर में वैसे ही आता था, सिंपल से सिंपल, तो क्या लिखा जाएगा भाई, मैक्सिमाइज z इक्वल टू यस 3x1 प्लस में 2x2 प्लस में 6x3, 3 इक्वेशन है, 3 कांस्टेंट यूज किया जाएगा। तो एक का नाम है s1, एक का नाम है s2, एक का नाम है s3। मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, आपने लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, -4x1 प्लस में 5x2 माइनस में 3x3 और प्लस में s1, कोफिशिएंट क्या रहता है इसका, 1 रहता है ऑलवेज, ओके ठीक, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, और हर प्रश्न में यही करनी है, ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपका x3 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया आपने, s2 इक्वल टू यस, ठीक है, 7x1 प्लस में 2x2 माइनस में 8x3 प्लस में s3 इक्वल टू, बुक में खंगालेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बुक में टेबल बनाने का तरीका थोड़ा गलत तो नहीं है, लेकिन वेरिएबल को लेने का तरीका थोड़ा सा वाई ले लिया है। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि हमारा प्रश्न खुद x में दिया तो y क्यों लिया फिर, है ना। सारे आंसरों को इसको भी क्या ले लिया, x ले लिया, या फिर x ही लेंगे तो x के साथ मिक्स हो जाता है आपका कौन, सिलेक्ट वेरिएबल। तो सिलेक्ट वेरिएबल को x क्यों लो भाई, उससे अच्छा क्या ले लो आप, s ले लो। समझ आया, क्योंकि आपको गणित हल करना है, आप लिखने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया, ठीक। तो हो गया, यही तो लिखना था। तो किसी कोई आपत्ति है, किसी कोई प्रॉब्लम है इस बात को लेकर, ठीक, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से समझो, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया, पहला स्टेप हो गया बेटा। अब पहला स्टेप जब हो जाता है, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं हम लोग, पुटिंग x1
x2 इक्वल टू 0। जो मेन वेरिएबल होते हैं बेसिक वेरिएबल उसको 0 कर दो, है ना। देन आपको क्या मिल जाएगा, देन s1 का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 4 और s2 का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 2। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं। हर प्रश्न में यही करनी है। इसी को कहते हैं हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन XB, ठीक है। देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और बुक में भी ऐसी शॉर्टकट लिखा रहेगा, याद रहेगा। तो प्रश्न ऑब्जेक्ट में पूछा गया था, एक बार आया था, क्या आया था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कब निकलता है। आंसर क्या देंगे आप लोग, भाई उसमें लिखा था प्रश्न को, भाई बेसिक वेरिएबल को शुरू में क्या कर दे जाओ, पुट कर दो, और पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। जब भाई इसको कोई मतलब नहीं, इसको नहीं छेड़ना है, ये अंत का उत्तर देगा। सॉल्व किसको करना होता है बेटा, इनको करना होता है, हाँ कि ना, हाँ बोलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल को क्या कर दो, 0 कर दो। तो हमेशा क्या आता है आंसर, नॉन बेसिक वेरिएबल का। इसी नॉन बेसिक वेरिएबल को क्या कहते हैं, आंसर को क्या कहते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हो गया याद, बात क्लियर है। ये जब हो जाता है वहाँ से सिंपलेक्स एल्गोरिथम, सिंपलेक्स टेबल स्टार्ट होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपलेक्स एल्गोरिथम का मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टेप नंबर 2 से। आपको क्या करना बेटा, ये टेबल दिमाग में सेव कर लो, ठीक है। बुक में भी सेम होगा, लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं माना जाता, ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये पहला एक कॉलम है, दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल का कॉलम, ठीक है। इसको बोलते हैं CB लिखा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का कॉलम, ठीक है, याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं XB मतलब क्या, शुरू का जो सॉल्यूशन है उसके लिए कॉलम। ये जो दिख रहा है बेटा, ये पूरा आपका ये कॉस्ट टेबल है, ठीक है। क्या है वो, पूरा कॉस्ट टेबल बोल सकते हो आप, याद रख सकते हो, ये है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर रखेंगे सारी कोफिशिएंट को, जिसका जिसका जो कोफिशिएंट है रखना है आप लोग को। ये क्या है, कैलकुलेशन है, सिंपल से ZJ बराबर क्या करना होता है, ZJ में ये जो CB के कुछ एलिमेंट्स होंगी उनको हमेशा ये हर कॉलम से, ये XI पहला कॉलम, X2 X3 ऐसे जो भी रहेगा उनके साथ क्या करना होता है, हमको मल्टीप्लाई करके जोड़ के अंत में लिखना होता है। वो सब मैं करूँगा, तुम लोग को समझ आ जाएगा। ये क्या है, ये जो लिखे थे ना बेटा नेट इवैल्यूएशन करके, है ना, वो इवैल्यूएशन होगा, वो डाटा होंगे। बात क्लियर है। तो मैं सबसे पहले टेबल को भरूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, समझो। सबसे पहले किसको रखते हैं, बोलेंगे आंसर में किसको, ध्यान देना चंद्रहास, ये जो रहेगा बेटा हमेशा सभी को आपको लिख देना है। S1 है तो S1 और S2। जब हम हल करते हैं ना बेटा, इसी को हम हटा के धीरे धीरे X1 को भी इस टेबल के अंदर लाना चालू करते हैं। उस दौरान कुछ खास प्रकार की गणनाएं होंगी, जिसमें कुछ वेरिएबल यहाँ से चीज़ों को लिप कर देगा और कुछ चीज़ें अंदर आ जाएंगी। और कुछ चीज़ें की बात करें तो कौन आएगा अंदर, जो इससे बाहर रहेगा। X1 और X2 बाहर हैं, S1 और S2 अंदर हैं। यही चीज़ों को हटाएंगे धीरे धीरे करके, और हटाने का प्रक्रिया चलेगा भी, तो घबराने का नहीं। पहले टेबल भर रहे हैं, इनका कोफिशिएंट बेटा यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये जो CB होती है ना, CB को हम जो है CJ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ बेसिक वेरिएबल के लिए ही लिखना होता है, इसलिए B लिखा रहता है। तो डरे मत, घबराए मत, याद रखें उसको, ठीक है। CJ क्या है बोलेंगे, सर ये जो गुणांक दिख रहे हैं ना, कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, उसी को CJ कहते हैं। तो X1 का कोफिशिएंट क्या है, कोई बताओगे, सही बेटा। फिर X2 का कोफिशिएंट कोई बताओगे, ओके वेरी गुड। इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है जी। अब इसी का ये जो दिख रहा है ना बेटा, S1 के ऊपर में जो S2 के ऊपर में जो भी रहेगा, जो भी भरा रहेगा, उसी को लिखना रहता है। यहाँ पर इसी चीज़ को लिखना रहता है, बोला मैं, समझ आया। क्या है भाई, और शुरू में हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर पहली बार इन दोनों का आंसर क्या आया था, 4 और भर देना है आप लोग को। क्या बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, ओके। हम लोग इंक डाल देते हैं, हर स्टेप याद रखेंगे, ओके, ठीक। तो ये हमारा क्या है, जो भी शुरू में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा डाल देनी है। सभी कोफिशिएंट को लिखो बेटा, इसी का कोफिशिएंट, ये सब वही लिखना है। 1 1 1 नहीं है तो 0। दूसरा इक्वेशन के लिए दूसरा लाइन, पहला इक्वेशन के लिए पहला लाइन, जितना इक्वेशन उतना लाइन आएगा, उतना S1 S2 S3 आएगा। अगर एक और इक्वेशन होता तो यहाँ पर S3 था, उसका लाइन भर रहे होते हम लोग, ठीक है।
इसका कोफिशिएंट को लिख दो 1, वेरी गुड, -1 नहीं है, 0 है बेटा, तो यहाँ पर हो गया। इसको अपने को भरना है यहाँ पर। तो याद रखेंगे पहला टेबल में ये जो लिखा रहता है यही आंसर लिखा रहता है और माइनस करके लिखा रहता है। माइनस में 3 आएगा, माइनस में 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ऐसा ना करके आप कहेंगे सरो ऐसा मत करो, मल्टीप्लाई पहले कर दो, हैं मल्टीप्लाई पहले कर दो, जोड़ दो, क्या आ जाएगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया था, सबसे पहले जेड जे निकालूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं इसको आंसर लिख रहा था सीधा, जेड जे आएगा, जेड जे क्या आएगा बच्चों, क्यों आएगा भाई, सी बी का वैल्यू 0 है, इनसे मल्टीप्लाई करोगे जोड़ोगे 0 ही आएगा। तो शुरू वाले में हमेशा क्या रहता है ये, इसलिए आपके बुक में कहीं पे मेंशन नहीं किया रहता। तो भाई मैं तो आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा याद करना है, तो क्यों डायरेक्ट आंसर निकालना चालू करोगे, आप तो फंस जाओगे, आप दूसरों को बता भी नहीं पाओगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ करके। तो ये हो गया बेटा, क्या हमेशा शुरू में क्या होता है, जेड जे 0 ही होता है पहला टेबल में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ के चीज़ें जब 0 हैं उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, एक एक करके जोड़ना होता है बेटा। मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, किन के साथ जोड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई किया उनको जोड़ो, जितना होगा उतने को मल्टीप्लाई करो और जोड़ते जाओ, है कि नहीं, वैसे करना होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें 0 0 और 0 और धन 0 0, राइट। अब जेड जे माइनस सी जे, तो ये माइनस सी जे करूँगा, जेड जे माइनस सी जे करूँगा तो क्या -3 नहीं आएगा जी, जिसे मैं ऊपर में लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -2 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 आएगा क्योंकि 0 - 0 0 ही होता है। बात क्लियर है। अब यहाँ से कमाल चालू होगा, ठीक है, किसको सॉल्व करने का। आंसर कब सही है माना जाता है, जब जब यहाँ पर सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं हल में, तो उस आंसर को ऑप्टिमम सॉल्यूशन माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर देना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो क्या है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये प्रश्न आया था किसमें, ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव का जब क्वेश्चन पेपर हल कर रहे होंगे तो सब दिख जाएगा आप लोग को, अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हर बार लगभग आप मान के चलो 3-3 महीने तक यही कर रहे होंगे, तो याद रहेगा हर चीज़ें। ठीक है, शुरू में बस अलग है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है। क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती हैं उसको अपने क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। और हर आपने कॉपी में जहाँ जहाँ हल करोगे तीर का निशान लगना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो ये तीर का निशान क्या कर दिया हमने, लगा दिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, की कॉलम। क्या बोलेंगे, की कॉलम। ठीक है, तो की कॉलम क्या होते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिस पर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू है उसको आपको लेना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ये मतलब एक कॉलम को हल करना पड़ेगा, समझ आया। तो इसमें से कौन बोलेंगे, सर ये -3 कौन है, ये सबसे बड़ा है, किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा, ये x1 के करस्पॉन्डिंग है। समझ आया, x1 वाला कॉलम है कि नहीं, सही है। तो इसको बोलते हैं बेटा, जो पहला जो दिख जाएगा वही है क्या, इनकमिंग वेरिएबल, या फिर एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे, इंटर करेगा ये, इसी को हम बोलेंगे क्या, कौन है ये, x1 है तो x1, अगर x2 वाला होता तो क्या लिखता मैं, x2 लिखता। इनकमिंग कौन है, x1 है। क्यों है, क्योंकि इसी करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हम लोग को, बड़ा नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ठीक। आउट गोइंग वेरिएबल कैसे, तो आउट गोइंग वेरिएबल के लिए एक चीज निकालना पड़ता है, मिनिमम रेशियो। रेशियो क्या है, बोलेंगे सर रेशियो एक्चुअल में ये जो लिखा है ना, इसको इससे डिवाइड करना होता है। ये जो लिखा है ये एक्स आई अलग है, यहाँ पर एक्स आई हर के लिए होता है। ये जो एक्स आई होता है वो चुनने के बाद कॉलम का एक्स आई को एक्स आई कहेंगे, या एक्स जे कह दीजिए, इसको ज़्यादा आपको टेंशन है तो। समझ आया, इसमें कोई नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा समझ आ गया। आपको क्या करना है, पहले ये डब्बा कैलकुलेट करना होगा, तब जाके आउटगोइंग वेरिएबल दिख जाएगा। किसके करस्पॉन्डिंग दिखेगा, यहाँ सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा ना उसी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाता है, रो मिलेगा, और उसी को क्या बोलेंगे, आउटगोइंग कौन है दिख जाएगा। या S1 वाला में हो जाएगा तो S1 भागेगा, लीव करेगा। अगर S2 वाला में छोटा वैल्यू आ गया तो S2 करेगा। क्या बातें समझ आ रही हैं, है ना, रोना गाना नहीं, समझना और वीडियो बार बार देखना, क्योंकि ये चलता रहेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, लेकिन ये कॉलम में तो सारे गुणांक एक एक है,
अगर मैं 4 को 1 से भाग दूंगा, इसका यही मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है, यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि एक्स बी को डिवाइड करो एक्स जे से। तो इस वाले के लिए यही है, ये एक्स बी है, ये एक्स जे है, फट से डिवाइड कर देना है। अब आगे चलकर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, तो बहुत स्पीड में करने वाले हैं सारी काम को। ठीक है, तो क्या लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ जी, 4/1 इक्वल टू 4। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। नाउ 2 इज मिनिमम वैल्यू, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू है, किसके लाइन में आया, ये H2 के लाइन में आया, समझ आया, ओके। अब ये और ये कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले लिखना है तो लिख दो, लीव कौन करेगा, H2 करेगा, उसी H2 के जगह में कौन आएगा, X1 आएगा, जो जगह छोड़ेगा उसी की जगह नया चीज आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ कि ना, समझ रहे हो थोड़ा सा, ओके। अब ये देखो, ये आपस में कहीं टकरा रहे हैं, कहाँ टकरा रहे हैं, इसको गोल गोल मार दो ऐसा, ठीक है। ये गोला लगाएंगे, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। की एलिमेंट क्या है, ये अगर काम हो जाता है तो हम बाकी काम को फट से अंजाम देंगे। हमने यहाँ लिख रखा है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो सारे डेल्जेस पॉजिटिव लेवल में है ही नहीं, तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। आप लिखना चाहे तो थ्योरी और लिख सकते हो और जोड़ सकते हो। नाउ वी हैव टू रिड्यूस अबाउट टेबल, है ना, एंड वी कैन सी दैट क्या क्या इसमें लिखा जा सकता है, क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्योंकि टेबल को रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, इन 3 चीज़ की आवश्यकता होती है हम लोग को, समझ आया बच्चों। तो क्या इधर फोटो खींच चुके हो आप लोग, है ना, तो मैं टेबल फिर से बता रहा हूँ फटाफट, है ना, ओके। तो ये सभी काम हो गया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, नया टेबल बनाने वाला हूँ। आप फोटो खींच चुके हो, विश्वास करो, ठीक है। अब देखो, अब मैं फास्ट बनाऊंगा और फास्ट आप लोग को काम करना होगा, ओके। चलिए बच्चों, यही टेबल फट से बनाते हैं। क्या लिखो बेटा यहाँ पर, BB बेसिक वेरिएबल, फिर यहाँ पर क्या CB, फिर यहाँ पर क्या XB, फिर यहाँ पर क्या X1, फिर क्या हो जाएगा X2। फुल फास्ट करना होता है, कहाँ पर, एग्जाम पे, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप जो है 20 मिनट बनाओगे क्या, नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट देना पड़ेगा, 9 मिनट या 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना है आप लोग को, ठीक है जी। अब ये है बच्चों, क्या ख़त्म करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा CJ में क्या था, जो पहले था उसको कुछ नहीं करना, ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा लिखा जाएगा। लिख दिया बच्चों, ये वाला लाइन लिख देंगे हम लोग, इसको कहते हैं S1, ये तो बदलेगा नहीं। कौन पहले लिखा जाएगा, कभी भी इस लाइन को भरना नहीं होता। किस लाइन को भरना होता है, जो नया इंट्रो करेगा उसको भरना होता है, ठीक है। H2 की जगह कौन आएगा, X1 आ जाएगा, है ना। तो ये जगह जो है ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ X1 आ जाएगा। अच्छा, इसकी कोफिशिएंट क्या है, 0, लेकिन इसकी कोफिशिएंट तो 0 नहीं है, कितना है बेटा, 3 है। ये लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो इंटर किया X1 इंटर किया, तो उसका गुणांक क्या है, 3 है, लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन को ही भरनी है हम लोग को शुरू में। अगर की एलिमेंट 1 है तो बिना छेड़े उसको आपको क्या करना है, भर देना है, ठीक है। अगर 1 नहीं होता बच्चों, ये एलिमेंट अगर मान लो 3 होता तो भी उसको 1 करके भरना है। क्या करना है, यहाँ पर की एलिमेंट को 1 नहीं बोलना, की एलिमेंट 3 होता तो 3 ही बोलते, लेकिन लाइन में भरते वक्त उसको 1 बना के भरना है। तो 1 कब बनेगा, कोई इक्वेशन में किसी चीज़ को 1 करने के लिए उस संख्या, कुछ संख्या को गुणा करो या फिर भाग करो, तो 3 से ही डिवाइड करके हम लाइन को भर देते। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाता, 3 आता, हर जगह पे कुछ अलग चीज़ दिख रहा होता। समझ आया बात, ओके। तो जब जब की एलिमेंट 1 होगा तो डरने का नहीं, सेम सेम भरना है। अगर 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसी नंबर से डिवाइड करके पूरे रो को लिख देना है। 0 होता तो 0 होगा ही नहीं, उसको आंसर में लेंगे ही नहीं, 0 आएगा भी नहीं। हमने आंसर में ऐसा कभी कहा नहीं है, नहीं आएगा बेटा, है ना, वो गड़बड़ होगा, वैसे में कुछ भी नहीं आएगा। हम वहीं पर उन खास चीज़ों को देखेंगे, डिजेनरेट सोल्यूशन क्या है, समझ आ रहा है, और नया नया आएगा इनफिजिबल सोल्यूशन क्या है। तो जैसे प्रिया पूछ रही है, वो सभी बातें कवर हो जाएंगी, राइट, ठीक। तो क्या कर दो बेटा, यहाँ पर
2 है तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर रहता कुछ अलग तो उस नंबर से डिवाइड करके भरा जाता लाइन को, ठीक है। तो क्या कर दो, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, और -1 है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो लाइन होती है ना बेटा, यहाँ तो भले लिख देते हैं कोफिशिएंट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन पूरा बदल जाती है एक दिन, यहाँ से यहाँ बदलेगा लाइन, बदलना ही होता है, हमेशा बदलना होता है। और क्या करना होता है, जो इंटर किया उसके ऊपर या नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शर्त क्या है, जो इंटर किया जहाँ पर ये है उसकी वैल्यू उसके ऊपर हो या कोई नीचे कोई लाइन लिखा हो, उसमें हमेशा क्या लानी है, 0 लानी है, ठीक है। तो 0 लाने के लिए आप रफ में कैलकुलेशन करेंगे जी, और 0 लाने के लिए आप क्या करते हैं, इस लाइन को इससे जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस लाइन से इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं बोलना है, इसी लाइन से या तो इसको जोड़ो या तो घटाओ। मैट्रिक्स सॉल्यूशन जब करते थे, मैट्रिक्स में अगर ये की एलिमेंट होता था तो हमेशा इस लाइन को 0 लाने के लिए क्या करते थे, इस लाइन से नहीं, इस लाइन को रो इज चेंज, रो इंटू के समथिंग रो1 लिखते थे मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। तो आपको वही दिमाग में रखनी है, आप हमेशा इससे इसको घटाएंगे नहीं बोलेंगे, जो उल्टा बोलेंगे, इससे इधर घटाना चालू करेंगे, जो चेंज होगा उसी में लिखा जाएगा, हाँ कि ना। छोटी गणना है तो रफ में कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, भैया 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस ये करोगे 0 आ जाएगा। लाइन समझ आया कि नहीं, क्या आएगा बेटा, 4 1 1 0, और नीचे में क्या है यहाँ पर 2 1 -1, हाँ जी, और एक बार और 1 है बेटा, यहाँ पर 1 है और 0 है, यहाँ पर 0 और 1 है, राइट। तो यहाँ पर इसको 0 लाना है, ये लाइन के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, माइनस माइनस +2, राइट, 1 और 1। तो ये पूरा जो लाइन है यहाँ से भरना चालू करना है, 2 0 2 1 और 1। क्या समझ आया आप लोग को, सिंपल है, हर बार करेंगे तो भूलेंगे नहीं आप लोग, पहला क्लास है आप लोग का, ठीक है बच्चों। तो क्या ये बात समझ आ चुका है। अब फिर क्या निकालना है आपको, जेड क्या करना है बेटा, यहाँ गुणा करो, तो भैया गुणा करने पर 0 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3। क्या निकालते हैं, जेड मतलब होता क्या है, समेशन CB इंटू XI, समझ आया। और ये XI में इसका मल्टीप्लाई करो तो CB इंटू XI पहली बार, फिर CB इंटू XI, और दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि शुरू वाले में 0 मिल रहा है। यहाँ आएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 0, फिर यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा जी 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक। यहाँ पर आइए तो 0, यहाँ पर कितना आएगा, आया 3। ये क्या हो गया, कौन सा लाइन हो गया, जेड। अब क्या निकालना है आप लोग को, डेल जे का मतलब ही क्या होता है, ZJ - CJ, ठीक है जी। अब ये ZJ - CJ, क्रम भूलना नहीं, उल्टा नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पॉजिटिव का बहुत महत्व है, दिख रहा है आप लोग को, समझ आया। कोई भी एक स्टेप गलत नहीं करनी है। ZJ - CJ कितना हो जाएगा, -5, ओके, -3 -2, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान में रखना, जो चीज़ें यहाँ पर इंटर होती है ना बेटा, उसके नीचे हमेशा नेट इवैल्यूएशन 0 ही रहते हैं। देखो अगर S2 है तो S2 के नीचे क्या है, सॉरी S1 बचा है तो क्या है इसके नीचे 0। अगर यहाँ पर X1 इंटर के है तो X1 के नीचे क्या है 0। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पता नहीं क्या पूछ दे, ये हमारा ऑब्जेक्शन है, बुक तो नहीं बोलता, लेकिन हमको तो पता चलना चाहिए ना। यहाँ पर S1 और S2 थे तो दोनों के नीचे क्या है 0। जो चीज़ें इंटर कर रही होती हैं, इंटर या फिर वहाँ पर मौजूद होती हैं टेबल पे, उसके नीचे हमेशा क्या आता है, नेट इवैल्यूएशन 0 ही रहते हैं। बदलना किन को होता है, अदर चीज़ को बदलना होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, क्या हमारे पास ये थ्योरी फिर से सेम टू सेम लिखा जाएगा, क्या लाइन लिख देंगे आप लोग कि मैं लिखूँ उसको फालतू का, क्या लिखेंगे, सिंस, या फिर वी कैन सी दैट, वी ऑब्जर्व दैट। क्या देख पा रहे हो कि सारी चीज़ तो पॉजिटिव नहीं है। डेल जेस, एक डेल जेस, पहले को डेल जे क्या बोलते हैं बेटा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4, समझ आया।
तो डेल जेस लिखते हैं। तो डेल जेस में एक जो है इस डेल टू के बात करेंगे तो डेल टू क्या है, पॉजिटिव नहीं है, तो निगेटिव आया कि नहीं एक ठो फिर से, हाँ बोलो, ये थ्योरी लिखोगे आप यहाँ पर पक्का। तो क्या करेंगे, जो निगेटिव होगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसको भी पॉजिटिव बनानी है, हाँ कि ना। सोचो क्या बोला मैंने, सभी चीज़ों को उत्तर आने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, समझ आया। उत्तर किसे कहते हैं, x1 का जो मान आएगा, x2 का जो मान आएगा इस कॉलम में अंत में, वही उसके उत्तर कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तो x1 का आया है वैल्यू, x2 का नहीं आ रहा है, तो कोशिश तो किया जाएगा, अंत तक किया जाएगा जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता है। मान लो पॉजिटिव हो गए और फिर भी x2 नहीं आ रहे हैं तो पक्का उसका वैल्यू 0 है माना जाता है। समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो चलो ये क्या किया जाएगा, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पर, इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है जी। तो इनकमिंग वेरिएबल क्या है, अब मैं थोड़ा थ्योरी कम लिखूंगा, शुरू में इसलिए लिखा ताकि कम लिखना पड़े करके, मेहनत कम करना पड़े करके, है ना। तो आप लिख देंगे वेरिएबल करके, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x2 है जो कि इंटर कर रहा है, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हम लोग को, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अब देखेंगे आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आउट गोइंग वेरिएबल, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगा नहीं पता है, ठीक है। नंबर तीसरा क्या होता है बेटा, की एलिमेंट नहीं पता है ना, लेकिन स्वाभाविक सी बात है आपको पता चल ही जाएगा थोड़ा सा। क्या करना है आप लोग को, मिनिमम एक्स जी अपॉन क्या निकालना है, एक्स जे बोल दो, क्या निकालना है आपको, हाँ कि ना। हर बार करना होता है हमेशा, जब आपको क्या निकालना है, आउट गोइंग वेरिएबल निकालना है तो फटाफट रेशियो निकालो। रेशियो कहाँ से निकलते हैं बोलेंगे, तो देखो सर ये जो लिखा है ना इसी से निकलते हैं बोलेंगे। अब एक बात यहाँ पर और मेंशन करना बहुत जरूरी है, डिवाइड उन्हीं नंबर को किया जाना है एक से जो कि ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। निगेटिव होगा, अगर 0 रहता तो 0 को डिवाइड करो किस संख्या से, क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, समझ आया। अगर कोई निगेटिव नंबर है तो नहीं डिवाइड करना है उसको, उसकी जगह पे जगह खाली हो जाएगा, समझ आया। तो निगेटिव नंबर है इस जगह तो खाली ही रहेगा भैया, सेलेक्ट अपने आप होगा, कोई भी रेशियो आ जाए, मिनिमम एकलौता हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। क्यों आएगा, 2/2 आएगा, एक्स बी तो वही है 2 और इधर आपका 2 ही है, आएगा। और नहीं करते तो भी बुक में नहीं लिखा है कहीं पे ऐसा, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, बुक में बहुत शॉर्टकट है बेटा, इसलिए समझ नहीं आते लोगों को। और यूट्यूब वगैरह में अपना अपना टीचर अपना अपना तरीका, अलग अलग कॉलेज में पढ़ाने का तरीका, जैसा शिक्षक सीखता है वैसे लोगों को सिखा पाता भी है, या फिर जैसा शोध करता है, जैसा समझ विकसित करता है, उस प्रकार से दूसरों तक उसको डिलीवर करता है। तो जो मैंने सीखा वो आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। और यही है इसलिए हम ये सब कर रहे होते हैं। तो मैं बारीकों को भी लिख रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा ये बातें, डायरेक्ट आंसर लेते चला गया है तो कंफ्यूज हो जाओगे ना आप लोग। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अब क्या है बेटा, ये की एलिमेंट कौन सा रो है आपका, ये जो है आउट गोइंग वेरिएबल कौन, S1, की एलिमेंट कौन, 2। समझ आया जी, ठीक है प्यारे बच्चों। इधर मिटा के फिर से टेबल को फिर से भर दूं, अब टेबल फटाक से आंसर निकाल देनी है। और मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और इसको फिर से फास्ट करेंगे एकदम, और कल की क्लास में और फास्ट हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। इसलिए मैंने थ्योरी वाले पोर्शन को आपको करने के लिए कहा था। बेसिक वेरिएबल, फिर क्या होगा बेटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और बहुत फास्ट करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। x1 और x2, s1 और s2, इसको मैं ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता, रेशियो को अपने आप दिखता रहता है। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, cj क्या है यहाँ पर, 3 2 0 0। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, याद रखना। मैंने सबसे छोटा क्वेश्चन उठाया है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। आपका कैलकुलेशन करने के लिए हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको कैलकुलेटर लेके जाना है एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कौन इंटर कर रहा है, कौन इंटर कर रहा है जी, x2 इंटर कर रहा है। कोफिशिएंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2। अच्छा, यहाँ पर कौन ऑलरेडी था, उसका कोफिशिएंट क्या था, 3 था, 3 रहेगा। पहले किस लाइन को लिखना होता है, उस लाइन को लिखना होता है जिस पर काम करना है, जिस पर एक ही एलिमेंट आते हैं, उस लाइन को लिखना है। उस लाइन को किस तरीके से लिखना है बोलेंगे सर, की एलिमेंट को 1 बनाते हुए लिखना है, याद आ रहा है। तो की एलिमेंट को 1 बनाते हुए लिखना है। इस चक्कर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले
कोशिश करेंगे सर ये 1 बनाया जाएगा, लेकिन तो 1 जब बनाऊंगा तो सब चीज़ को बदलना पड़ेगा तब जाके बनेगा, ठीक है। तो 1 बनाने के चक्कर में सब लाइन, पूरा उस लाइन को क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर दो, किससे, उसी नंबर से जिसको 1 बनाना चाहते हो। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 1, क्योंकि ये 2 ही है बेचारा, वो भी 2 था, तो उस चक्कर में ये 1 हो जाएगा डिवाइड करने के चक्कर में। और यहाँ पर 0/2 इज 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन को अभी नहीं लिख रहे हैं, क्या करना है आपको, रफ में लिखना है। रफ में क्या करना है आपको कि एलिमेंट के नीचे हमेशा, या फिर जो भरा जाता है उसी के नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, 0 पाया जाना चाहिए। उस लाइन में हमेशा जो 1 बना दिया गया उसके बाद किसी और नीचे या ऊपर कहीं पे और संख्या नहीं होना चाहिए, हमेशा वो 0 ही होना चाहिए। तो उस चक्कर में क्या करेंगे आप, रफ में फटाफट करना 2 1 -1 0 1। आप देख के भी कर सकते हो, लेकिन गलती हो जाती है कई बार। ये लाइन पहले लिख दिया, की वाला लाइन को लिखो, यहाँ जो लिखा है उसी लाइन को इसी के साथ जोड़ो या हटाओ। कौन सा लाइन है, ये लाइन को अभी आपने बदला था, उस लाइन को लिखो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 1 0 1 1/2 1/2। क्या किया जाएगा भाई, जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, कौन है कि एलिमेंट, नंबर तीसरा है ये वाला, ठीक है जी। ये वाला तो ऐसा कन्फ्यूज होते तो ये वाला इनको ऐसा डंडा करके रखो, समझ आ रहा है। तो ये दूसरा नंबर के वाला पोजीशन पे 0 होना चाहिए। अब इसको देख के मत कल्पना करना, बस याद रखना कि इस जगह पे 0 होना चाहिए, इस लाइन पे ऐसा करके। इसलिए तो पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखना होता है। कौन सा जगह पे, दूसरा नंबर। तो ये दूसरा नंबर है, यहाँ तो 0 आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। आप जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख दो। अच्छा बेटा, ये आपका क्या है 3/2 है, क्योंकि ऊपर है 1 है। लिख दो 3 1 0 1/2 3/2। समझ आया जी। अब क्या निकालना है आपको फटाक से, जेड क्या आ जाएगा जी 3। जेड क्या आ जाएगा जी, क्यों आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ पर x2 का कल्पना करना है उस पर आप x2 पोजीशन पे ही अपनी वैल्यू निकालने का क्षमता रखेगा, बाकी जगह पे वो चीज़ों को क्या करवा सकता है, 0 करवाएगा। देखो ना यहाँ पर क्या है बेटा, पहले जोड़ेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहा है 0 है भाई, क्योंकि ये x2 के लिए किया जा रहा है तो x1 पोजीशन पे हमेशा 0 ही पाया जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0, क्या आएगा, यही आते हैं। ये बात आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 3/2। इट मीन्स दैट 5/2, राइट। यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 9/2, तो 9/2 मतलब क्या हो जाएगा 11/2। बात क्लियर है। तो किसी को कोई आपत्ति जी, हाँ ठीक, तो कोई आपत्ति नहीं है, ये जेड मिल गया। जेड का मतलब समझ आ गया, बार बार ये नहीं लिखूंगा, समझ जाना क्या लिखा गया था करके। अब जेड माइनस क्या कर दीजिएगा सीजे, सब पॉजिटिव है दिख रहा है आप लोग को। ये माइनस ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस ये क्या हो जाएगा 0, ये 5/2, क्योंकि ये -0 मतलब 0 घटाओगे इससे फर्क नहीं पड़ता। 11 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या डायलॉग चिपका जाएगा, सिंस, या फिर वी कैन सी दैट, देयरफॉर जो भी बोलेंगे है ना, वी कैन सी दैट और ऑल जेड माइनस सीजेस आर पॉजिटिव। ये स्वेच्छा से आप अपने तरीके से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक से उठाओ, मेरे नोट से उठाओ, या फिर मेरे पुराने वीडियो से उठाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेंशन कर देंगे सभी क्या चीज़ें हैं बेटा, पॉजिटिव है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। क्या लिखेंगे, आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है बेटा, तो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज विच इज क्या है, विच इज सॉल्यूशन इज बोल सकते हो। और एक्स्ट्रा लिखना है तो x1 का वैल्यू जो आया होगा उसको लिखना है, x2 का वैल्यू आया है उसको लिखना है। x1 का वैल्यू कोई बताओगे कितना है बेटा, ये जो है होता है इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो x1 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू है, मैक्सिमाइज जेड बराबर क्या होना चाहिए, फिर आपका प्रश्न में था 3x1 प्लस में 2x
2 to x2, it means that maximize z 3 into 3 प्लस में 2 into 1, it means that 11। सही है जी। 9 धन 2 11। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये आपके आंसर है किसका? ओ LPP। कौन सा LPP? LPP हमें अगर लिखनी है, याद रखनी है, तो हम बताएंगे कि सर मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस में 2x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, ये आपका x1 प्लस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 और x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? जहां x1 का वैल्यू 3 आ रहा है और x2 का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ये सबसे छोटा क्वेश्चन हमने पकड़ा और आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है जी, ओके मेरे प्यारे बच्चों।